हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल और गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 जानी कि जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इस एक्ट को करने से पहले मैं आपको प्रीवियस एक्ट के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन। जो था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि इंडिया में अच्छे से गवर्नेंस को गवर्न किया जा सके। ओके, तो इस एक्ट को पास करने वाले दो मेंबर थे। एक लॉर्ड मोरले, जिसको जॉन मोरले के नाम से भी जाना जाता है, जो उस टाइम का इंडिया में सेक्रेटरी था। दूसरा लॉर्ड मिंटो, जो उस टाइम इंडिया में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इन दोनों ने इस एक्ट को पास किया, जिसकी वजह से इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसके प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था? इसके प्रोविजन में सबसे पहले इसका प्रोविजन था एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट मीन इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 16 से 60 मेंबर इंक्रीज कर दिए थे। और अगर प्रोविंस की बात करें कि प्रोविंस में कितने किए थे, प्रोविंस में वेरी करते थे, फिक्स्ड नहीं थे। ओके, तो नेक्स्ट प्रोविजन था इसका इंक्लूजन ऑफ इंडियंस। फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की काउंसिल की एग्जीक्यूटिव में इंडियन को इंक्लूड किया गया। और अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले कौन मेंबर बना था, लॉ मेंबर कौन था, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इंडिया की तरफ से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट लॉ मेंबर। देन नेक्स्ट प्रोविजन है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। इसमें इन्होंने क्या किया? कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आए। कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए, जिसमें इन्होंने ये बोला कि मुस्लिम कैंडिडेट ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी का नहीं। ओके, देन इन्होंने एक रीज़न दिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कि माइनॉरिटी को हमने सेफगार्ड किया है। ओके, देन नेक्स्ट प्रोविजन है इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर इन्होंने
बॉडीज और म्यूनसिपैलिटी से इन्होंने मेंबर्स को इलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनडायरेक्ट मीन अभी भी नॉमिनेट ही थे, नॉमिनेशन ही होता था। ओके, दोनों ही कॉन्सेप्ट फॉलो किए गए, कहीं पर इलेक्शन की करवाई गई और कहीं पर नॉमिनेशन करवाई गई। देन लेजिस्लेटिव पावर एनहेंस्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है लेजिस्लेटिव एनहेंस, इसमें इन्होंने ये बोला कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओके, बट कहने को ये रिफॉर्म लाया गया था, बट रियल पावर किनके पास थी? अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी। रियल पावर ब्रिटिशर्स के पास ही थी अभी भी। ओके, तो यहाँ तक था हमारा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में करवा रखा है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं विजिट किए तो लेक्चर देखिए, तभी आपको एक कनेक्शन बनता समझ आएगा। और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियरेंस हो गई होगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्ट को, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को मोंटेगू चैम्सफोर्ड भी कहा जाता है। मोंटेगू चैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट को पास करने का रीज़न इन्होंने क्या दिया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में। ये किस रिपोर्ट पे था? मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो मोंटेगू चैम्सफोर्ड ने रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की थी, उसके बिहाफ पर इन्होंने इस एक्ट को पास किया। अगर इस एक्ट के एम की बात करें तो इस एक्ट का एम जो है टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनका यही एजेंडा था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करना है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज दस इनेक्टेड एंड केम इनटू फोर्स। कब इनेक्ट किया गया? 1919 में इसकी इनेक्ट किया गया। अगर बात करें कि कब ये लागू हुआ तो 1921 में ये अच्छे से लागू हुआ। ओके, देन चलते हैं मेन प्रोविजन की तरफ। मेन प्रोविजन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंसेस को अलग किया। सेपरेटिंग द सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इन्होंने सेंट्रल के जो भी सब्जेक्ट थे और प्रोविंशियल के जो भी सब्जेक्ट थे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, मीन सेपरेट कर दिया। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अथॉरिटी करने के लिए बोला कि आप अपने ही हिसाब से क्या कर सकते हो? लॉज क्रिएट कर सकते हो, लॉज बना सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रोविंस को ये अलग से बता दिया और सेंटर को अलग से बता दिया। तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू, बट ये चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट तो की, बट इन्होंने सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी सिस्टम स्ट्रक्चर अभी भी इम्प्लीमेंट रखा था। मीन जो मेन पावर थी वो अभी भी सेंटर के पास ही थी। देन मेन प्रोविजन में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, पहले देखो सेंटर को और प्रोविंसेस को सेपरेट किया इन्होंने।
प्रोविंसेस को क्या किया, सेपरेट कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने प्रोविंसेस को भी अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए। उस सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट था रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ओके, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। देन सेकंड था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट की हम बात करें तो रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते थे, लॉ एंड ऑर्डर का, फाइनेंस का, पुलिस, इरिगेशन, ये सब हैंडल कौन करेगा, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको हैंडल करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको हैंडल करेंगे। डैट मीन कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ब्रिटिशर का ही कंट्रोल रखा गया। अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, इन सब का जो भी पावर थी वो इंडियन मिनिस्टर को सौंपी गई, इंडियन मिनिस्टर को दे दी गई, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करवाती हूँ, देखिए इरिगेशन का जो भी काम था वो ब्रिटिशर्स ने रखा अपने पास, ओके, और जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट था वो किसको दे दिया, इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिया। अब ये चाहे तो पानी की सहूलत दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पानी से ही होगी ना, वाटर होगा, इरिगेशन होगी, तभी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी ना। तो देखिए कितनी चालाकी से इन्होंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, इरिगेशन का रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया और एग्रीकल्चर का ट्रांसफर सब्जेक्ट में रख दिया। देन देखिए ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, मैंने आपको ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन देखेगा, गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अगर रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो वो को एडमिनिस्ट्रेशन करेगा गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और इस सिस्टम को इन्होंने बोला डायरकी या डार्ची, आप कुछ भी इसको टर्म वर्ड यूज कर सकते हैं, डार्की, ओके। तो डार्की वर्ड का मीन है ड्यूल कंट्रोल। डार्की वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल कंट्रोल, ओके। तो ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, ए टर्म फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायरकी विच मीन डबल रूल, ओके। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। नेक्स्ट प्रोविजन है, इन्होंने फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन करवाए इंडिया में। बाइकैमरलिज्म मीन कि इन्होंने दो तरह के हाउस को जनरेट किया, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोला गया और लोअर स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। जैसे आज हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है, अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। वैसे ही इन्होंने इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया कि अब दो तरह के हाउस होंगे बाइकैमरलिज्म, एक होगा अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाएगा, दूसरा लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। और यहाँ पर मेजॉरिटी मेंबर्स थे जो दोनों ही हाउसेस के, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाते थे,
ओके, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट प्रोविजन है, इन्होंने क्या किया कि वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें बोला कि 6 मेंबर होंगे, बट 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियन होंगे और इसमें कमांडर इन चीफ का कोई भी हाथ नहीं होगा, कोई भी मेंबर कमांडर इन चीफ से नहीं होगा। वॉइस रॉय की काउंसिल से 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे। नेक्स्ट प्रोविजन है, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल, और इसमें इन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा दिया। इन्होंने सिख कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियन की कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन के जो इलेक्टोरेट थे वो क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। ओके, देन इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड। सबसे पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए कि फ्रेंचाइज होता क्या। फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है, कि वोटिंग का जिसके पास अधिकार हो। तब जब इलेक्शन करवाने इन्होंने स्टार्ट किए तो इलेक्शन कैसे करवाने स्टार्ट किए, उन लोगों को वोटिंग का राइट दिया जिनके पास प्रॉपर्टी है, टैक्सेस देते हैं और एजुकेशन आई मीन हायर क्लासेस को देना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बताऊं तो 2 तरह के फ्रेंचाइज होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जिसमें क्या किया जाता है, 18 एज से अबव एवरीबडी वोट कर सकता है, राइट टू वोट। और अगर हम लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करें, लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करें तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हायर क्लासेस देखी जाएगी, एजुकेशन के बिहेव पर देखा जाएगा, प्रॉपर्टी के बिहेव पर देखा जाता था। तब इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो टैक्सेस पे करते हैं, जो एजुकेशन, जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन है वही वोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोविजन है, एक ऑफिस और क्रिएट किया गया जिसको बोला गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। देखिए, ये जो ऑफिस था ये 1889 में भी लंदन में था, इसको क्रिएट कर रखा था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको और ज़्यादा पावर दी कि हायर कमिश्नर ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठा है वो सेक्रेटरी की आधे फंक्शन क्या करेगा, देखेगा, हाफ फंक्शन देखेगा, मीन कुछ फंक्शन जो है वो इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के देखेगा। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्योर इनटू एंड रिपोर्ट। मीन इसका क्या कारण था, और इसके बाद इन्होंने अपॉइंटमेंट की स्टैट्यूटरी कमीशन की, जो कि इसमें बोला गया कि इस एक्ट के 10 साल बाद रिपोर्ट करेंगे कि ये 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है इंडिया में, क्या क्या चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या इसकी लिमिटेशंस रह गई हैं, ये 10 साल के बाद करेंगे। बट इन्होंने क्या किया था कि 1927 में इन्होंने 2 साल पहले, इस एक्ट को जब ख़त्म होना था उसके 2 साल पहले ही इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बैठाई जिसको बोला साइमन कमीशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चली थी। तो इन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद हम इस चीज़ को इंक्वायर करेंगे, रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका ये वाला प्रोविज़न। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न में। इन्होंने क्या किया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आप दोनों में डिफरेंस देखो, पहले इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन को क्या किया, इस्टेब्लिश किया था। देन अब क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन दैट मीन्स जैसे आज हमारे इंडिया में यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम लेती है,
वहाँ से सर्विसेज जो पब्लिक सर्विसेज निकलती हैं वो सेंट्रल लेवल पे होंगी। दूसरी तरफ स्टेट में भी आज पब्लिक सर्विसेज होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने उस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट चीज़ कर दी थी। ओके, एंड इन्होंने क्या किया, इट सेपरेटेड दी, इन्होंने अब क्या कर दिया कि प्रोविंसेस का बजट और सेंट्रल का बजट सेपरेट कर दिया और बोला कि आप प्रोविंसेस का बजट इनेक्ट करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, ये अब आपके हाथ में है, सेंट्रल इससे दूर है और सेंट्रल का बजट सेंट्रल देखेगी। ओके, देन अब आती है बात इसकी सिग्निफिकेंस। हमने इसके प्रोविज़न सारे पढ़ लिए हैं। प्रोविज़न में हमने देख लिया क्या क्या इन्होंने इस चीज़ में क्या क्या रूल्स लेके आए थे। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट था, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सेल्फ गवर्नेंस को। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस की बात करनी स्टार्ट हुई थी। इंडिया के पास थोड़ी सी अथॉरिटी आ गई कि वो ब्रिटिश पर कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है, बट ब्रिटिश की गवर्नेंस में काम कर सकते थे, बट तो कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश के पास था। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इसके बाद, इसके एक्ट के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने स्टार्ट हो गए थे। मीन मूवमेंट चलनी स्टार्ट हो गई थी, लोगों में ये बात अवेयरनेस आ गई थी कि इनको अब यहीं हमने ब्रिटिशर का राज ख़त्म करना है इंडिया से। ओके, देन बात करें अगर इसके क्रिटिसिज्म की, तो ये जो दायर की इन्होंने लाया था डबल गवर्नमेंट का, ये बहुत कंफ्यूजिंग था और इनसफिशिएंट था। मीन ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। रियल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। इंडियन लीडर जैसे कांग्रेस ने डिमांड की कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ना कि पार्शियल रिफॉर्म। उनको खुद इंडिया पे खुद का राज चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आधे इंडिया में ब्रिटिशर राज करें और आधा इंडिया में इंडियन राज करें, उनको खुद का राज चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था। और इस दौरान 1919 में भी जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, इसकी वजह से जो इंडियन थे उनको ब्रिटिशर पर ट्रस्ट नहीं रहा था। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में टोटल 321 सेक्शन हैं। मीन इस एक्ट में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए थे, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और एट द लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।